Good morning, everyone. Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, IQAC coordinators, respected teachers of Sipazar College, and all the respected participants who have joined online in this workshop. I welcome you all to the 7-day national workshop on manuscript reading organized by Central Library Sipazar College in association with Department of Assamese and IQAC Sipazar College and in collaboration with Guwahati University. Today is the sixth day of this workshop. We have successfully completed 5 days on various topics related to manuscript reading, and today we will learn on Indian manuscript, and we are happily informing you that we have with us as a resource person Mr. Anand Kumar Sarmaji. He is the project assistant of Indira Gandhi National Center of Art, New Delhi. And in the morning session, he'll be with us. I request all the participants to join, actively interact with our resource person and be with him till his completion. And thank you all. I request our resource person to carry forward his presentation. Thank you. नमो नमः सभी को नमस्कार। मैम मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है आप सभी तक? मैम। Ji, sir, you can carry on. Your voice is clear. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। सिपाहीजर कॉलेज को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आईक्यूएस को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारी लाइब्रेरी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसको कोऑर्डिनेट करने वाले सभी जो हमारे विद्वान गण हैं उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने 7 दिवसीय जो मैन्युस्क्रिप्ट रीडिंग, पांडुलिपि पठन पाठन की जो कार्यशाला रखी है, इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और माँ शारदा को भी मैं नमन करता हूँ कि वो हमारे मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के विचार हमारे मन में लाते हैं। और आज का जो
मूल विषय है वो हमारा है लिपि का उद्भव और विकास। इसके लिए आज की वर्कशॉप में ये कार्य कक्षा रखी गई है कि लिपि का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। अब जो भी रिसर्च पर्सन या हमारे प्रशिक्षणार्थी जुड़े हुए हैं, तो 6 डेज में इन्होंने लिपि के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा और काफी कुछ सीखा होगा। तो उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा का मूल विषय है कि लिपि का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। तो इसके विषय में आज अपन चर्चा करेंगे। तो कुछ मैं बेसिक आपसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहता हूँ कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट्स आप मेरे को माइक अनम्यूट करके और ये बता सकते हैं कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे कि लिपि क्या है, भाषा क्या है, पांडुलिपि क्या है। इस विषय पे अपन फिर चर्चा करेंगे। पहले मेरे को ये बता दीजिए कि लिपि या पांडुलिपि क्या है। कोई भी रिसर्च पर्सन अपना नाम बता के। मेरी आवाज तो सभी तक पहुंच रही है। चलो, मैं ही बताता हूँ कि पांडुलिपि क्या है। बेसिकली पांडुलिपि जो शब्द है, तो पांडु एक रंग है विशेषकर। पांडु जो रंग होता है हमारा, ये आइवरी जो कलर होता है उस तरीके का हल्का क्रीमिश कलर, उसको हम पांडु कलर कहते हैं। हमारा जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट जो आज लिखा हुआ है वो उसी तरीके के उसी कलर के पेज पे लिखा हुआ है। पांडु और लिपि मतलब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिपि। तो उस पे लिखने से इसको पांडुलिपि। और 75 ईयर्स ओल्ड, 75 साल पुराना जो भी हस्तलिखित हमारे पास में दस्तावेज है, हम उसको पांडुलिपि कहते हैं। अब पांडुलिपि जो 75 साल पुराना जो लिखा गया है, उसको हमने मैन्युस्क्रिप्ट भी कह दिया, पांडुलिपि भी कह दिया। और हमारी काफी जितनी भी लाइब्रेरियां हैं उनमें मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। ये 75 साल पुरानी नहीं, हमारे पास में 300 400 500 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी सहज रूप में रखी हुई है। अब उनमें जो ज्ञान निहित है, तो वो बंद एक पोथी रखी हुई है लाल कपड़े। अब उनको खोलने वाला और उन पे रिसर्च करने के लिए लोगों की विचारधारा अभी तक पूर्ण रूप से हमारे देश में नहीं आई। इस पे ज्ञान भारतम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर, और आपके यहाँ गुवाहाटी में भी बहुत सी, डिब्रूगढ़ कॉलेज, डिब्रू कॉलेज, हिंदी गर्ल्स कॉलेज, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं आपकी, सिपाही कॉलेज, ये इन विषय पे चर्चा के लिए या आगे लाने के लिए कुछ वर्कशॉप इन्होंने आयोजित किए हैं, पहले भी किए हैं। इससे ये जो गूढ़ ज्ञान है ये जन सामान्य तक पहुंच पाएगा। नहीं तो ये एक बंद लाल कपड़े में ये किताबें रखी रहेंगी और इनमें जो ज्ञान है वो जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अब जो अपना मूल विषय है कि लिपि का उद्भव और विकास, कि लिपि क्या है। तो हर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है। हर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे कि हम पहला शब्द लेते हैं लिपि। अब लिपि का शाब्दिक अर्थ हम संस्कृत व्याकरण से उठाते हैं। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से लिप धातु और इन प्रत्यय से, आप नोट कर लीजिएगा, लिप धातु और इन प्रत्यय से लिपि शब्द निष्पन्न होता है। अब लिपि शब्द का ये तो हो गया संस्कृत व्याकरण के अनुसार पारिभाषित, उसकी परिभाषा। अब इसको अपन अर्थ की ओर जाते हैं। तो संस्कृत में जो लिपि शब्द का लिप धातु है, तो उसमें लिप का मतलब होता है लीपना, पोतना और मांडना। अब तीनों जो ये शब्द हैं, बेसिकली
किस पर्पज में यूज किए जाते हैं? लीपना, कोई दीवार पे लेपन हो गया, कागज पे लेपन हो गया, शिला पे लेपन हो गया, कपड़े पे लेपन हो गया, चर्म पत्र पे लेपन हो गया, चमड़ा जो हो गया। लीपना, मांडना, मांडना जो शब्द है वो है उस पे कुछ इंकित करना, उस पे कुछ लिखना, मांडना। और पोतना, उसको बेसिकली एक पेंट जिसको बोलते हैं ना, पोतना, वो। लिप का मतलब होता है लीपना, मांडना और पोतना। और आप सभी इसको बहुत अच्छे से एग्री करेंगे इस बात के। आपके असम में जो भी बड़े त्योहार, या पूरे ऑल इंडिया में जितने भी बड़े त्योहार जो आते हैं, हम हमारे मकान, हमारे घर, हमारे मंदिर, हमारे जिस भी धर्म विशेष के जो हमारे स्थान हैं, उनको हम उस फेस्टिवल के अनुसार हम सजाते हैं। तो हमने देखा है पूर्व में भी और अभी भी कुछ गांव इत्यादि में जब दिवाली का फंक्शन हुआ या कोई भी धर्म विशेष का जो त्योहार हुआ, उसमें उसको सजाने के लिए लेपन किया जाता है। उस पे मांडने, बेल बूटों की आकृति बनाई जाती है दीवारों पर। बेसिकली वह भी एक लिपि ही है, वह भी एक चित्रात्मक लिपि ही है कि चित्र के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना। अब लिपि का जो मूल शब्द है, कि हमने पांडुलिपि को देख लिया, तो पांडुलिपि कागज पे लिखा हुआ ही सब कुछ नहीं है। हमारे पास में शिलालेख भी है, हमारे पास में चर्म पत्र पे लिखे हुए लेख भी हैं, हमारे पास में रजत पत्र पे लिखे हुए भी लेख हैं, स्वर्ण पत्र पे भी है, कांस्य पे भी है, ताम्र पे भी है, और टेक्सटाइल, कपड़े पे भी हमारे पास में लिखा हुआ है। और आपको जान के खुशी होगी कि सबसे अच्छा कपड़ा और ड्यूरेबल कपड़ा और सबसे कॉस्टली जो कपड़ा है वो आपके आसाम से निकलता है। तो कोई पार्टिसिपेंट्स बताएंगे उस कपड़ा की जो क्वालिटी है उसका नाम क्या है? अगर कोई पार्टिसिपेंट बताना चाहेंगे। और सबसे रिच कपड़ा, उसका फैब्रिक सबसे रिच है, कोई बता पाएंगे? हम्म। हाँ, आदित्य जी आप कुछ बोल रहे हैं। जी नहीं सर, सॉरी सर, वो ऑन हो गया था। ओके। आपके यहाँ एक सिल्क जो है एक कपड़ा होता है, और सिल्क ऐसा है, अगर उसको अच्छे से प्रिजर्व रखा जाए तो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो आपके प्रकृति के अनुसार रह पाता है, अगर उसको अच्छे से प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि वो प्रकृति से ही निकला है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने खुद ने निर्माण किया है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक आपने खुद ने निर्माण किया है, उसकी एक प्रकृति से निकली हुई चीज अगर प्रकृति के अनुकूल मौसम के अनुसार रहेगी तो वो बहुत लॉन्ग टाइम। तो हमारे को काफी जो टेक्सटाइल मैन्युस्क्रिप्ट, टेक्सटाइल जो हमारे को मिले जिन पे कुछ लिखा हुआ था लिपि से, उसमें आपके यहाँ एक मूंगा या गुहा सिल्क होता है, उसके रेशे हमारे को उसमें देखने को मिले, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी को और उसकी एक रिचनेस, कि राजा ने कोई पत्र भेजा तो उसके लिए। अब अपन बात करते हैं कि लिपि के तीन प्रकार हैं, नोट कीजिए। लिप धातु इन प्रत्यय से लिपि शब्द निष्पन्न हो गया। अब पांडुलिपि लेखन से पहले क्या था? कि हमारे पास में डायरेक्ट तो हमारे पास में कै व्यंजन, ए स्वर, ये तो आया नहीं था। इससे पहले क्या था हमारे पास में? हमारे पास में ये बात तो है, व्यास विरचिता गणेश लिखी था महाभारत पुण्य कथा, ये तो हमारे पास में है कि व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा लेखन करवाया। पर वो लेखन आज हमारे पास में प्राप्त नहीं है, कि जो गणेश जी ने लिखा अपने हाथ से वो तो हमारे पास में नहीं है। वो जो हमारे श्रुत परंपरा जो चलती हुई आई, वेद परंपरा जो चलती हुई है, उन्हीं का अनुसरण करते फिर हमारे, जैसे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में हमारे पास में महाभारत का मूल है, वाल्मीकि रामायण का मूल है, रामचरितमानस का मूल है।
हमारे जो वेद हैं वेलकम लाइब्रेरी ऑफ लंदन में हमारे वहां सुरक्षित रखे हुए हैं। गए हैं यहीं से है और वहां सुरक्षित रखे हुए हैं। भारत एक धन संपदा में संपन्न था। भारत एक शस्त्र संपदा में शस्त्र अस्त्र संपदा में संपन्न था। ऐसे ही भारत एक ज्ञान संपदा में भी सक्षम था। और इसके उदाहरण विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, ये हमारे कुछ ऐसे उदाहरण हैं। इनके माध्यम से ये समझ में आता है कि एक अगर हमारे किसी भी कीमती वस्तु को अगर जलाया जाए तो हम उसको अग्नि को शांत करने के लिए और अपनी चीज को बचाने के लिए तुरंत प्रयास करेंगे और कुछ घंटों में या कुछ मिनट्स में हम अपनी चीज को बचाएंगे या आग को बुझाएंगे। और हमारे पास में इतना मैन्युस्क्रिप्ट था, अपने पास में इतना ज्ञान का भंडार था कि महीनों तक लाइब्रेरियां जलती रही। क्या उनको बुझाने का प्रयास नहीं किया गया होगा? जिन ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथ उसमें रख रखे होंगे उन्होंने भरपूर प्रयास किया होगा, पर वो लाइब्रेरियां इतनी बड़ी थी, उसमें इतना पुस्तक का कोष था, इतना वहां पर पुस्तक रखी हुई थी, मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई थी कि वो जलती रही और उनको बुझाने का प्रयास भी। तो इससे यही दर्शाया जाता है कि भारत ज्ञान संपदा में भी एक संपन्न देश रहा होगा। और आपको बड़ी जान के खुशी भी होगी कि आज भी ऑल वर्ल्ड की मैन्युस्क्रिप्ट को अगर मिला लिया जाए और भारत की मैन्युस्क्रिप्ट जो घर घर में भी है, मंदिर में है, मस्जिद में है, मठों में है, सब में हमारे पास में मैन्युस्क्रिप्ट है, अगर उनको मिलाया जाए तो भी हम ऑल वर्ल्ड से भी हम मैन्युस्क्रिप्ट में रिच हैं। ज्ञान भारतम के अभी एक उपक्रम में यही चीज निकल के आई है पांडुलिपि कि क्या भारत बेरोजगारी के इस भयंकर दानव से जूझ रहा है, तो क्यों ना हम हमारे यूथ को, हम हमारे रिसर्च करने वाले जो विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, जो रिसर्च करके कुछ विषय पे या किसी विशेष माध्यम से कोई नौकरी नहीं कर पा रहे, तो उनको अपना जो ज्ञान परंपरा है इससे जोड़ा जाए। अगर आप सर्वे करेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना और लिखना कितने लोग जानते हैं, तो भारत के लिए एक ऐसा रेशा आएगा, भारत में से एक ऐसा रेशा निकल के आएगा जो आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो रेशा हजारों में ही है। और हजार में क्या, वो रेशा पूरे ऑल इंडिया में 10,000 भी नहीं पहुंच पाएगा जो लिपि का लेखन जानते हो, लिपि को पढ़ना जानते हैं और लिपि के बारे में बताना। ये इतना गूढ़ विषय हो गया, इतना रेयर विषय हो गया जो कि हमारा मूल विषय था, पर ये गूढ़ और है। इसी के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और उन प्रयासों में आप लोग अपना सहयोग और अपना एक रोजगार का अवसर भी देख पाए। हमारे पास में लिपि शब्द है जिससे हम लिप धातु इन प्रत्यय कर चुके हैं। अब आप नोट कीजिएगा, लिपि के 3 प्रकार मूल रूप से निकल के आए। पहला है चित्र लिपि, दूसरा है भाव लिपि, फिर है हमारा ध्वनि लिपि। लिपि का उद्भव और विकास पे जब चर्चा करते हैं कि लिपि का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि हो। एक पारिभाषिक परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। आपने बोल के तो अपने भाव व्यक्त कर दिए कि मैंने आज लिपि पे मेरे को बोलना है, तो मैं लिपि पे बोल रहा हूँ, मेरे भाव मुंह से व्यक्त कर रहा हूँ। सपोज ऐसा कोई मोमेंट है कि मेरे को बोलना नहीं है, ओनली मेरे को लिख के आप लोगों को समझाना, तो जो लिख रहा हूं अपने भावों को तो एक चिन्ह बना रहा हूं अपने भावों को
चिन्ह के द्वारा व्यक्त करना लिपि है, लेखन के द्वारा। अब आप बात करेंगे चित्र, भाव और ध्वनि। आपने पूर्व में पढ़ा भी होगा, अगर आप हिस्ट्री से हैं या आर्कोलॉजी से हैं या किसी भी सब्जेक्ट से हो। मॉडर्न जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और साइंस, इनसे थोड़ा सा जो विषय के अगर जुड़े हुए प्रशिक्षणार्थी होंगे तो वो इस मूल को नहीं पहचानते होंगे। बाकी हमने सुना भी होगा कि हमारे इतिहास में पूर्व में जब हमारे पास में स्वर और व्यंजन नहीं था तो हम हमारे भाव को किस प्रकार व्यक्त करते, कि किसी के घर में शादी है। मैं चित्रात्मक लिपि का उदाहरण दे रहा हूं, नोट कीजिएगा कि किसी के घर में शादी है और लड़के की शादी है, तो उन्होंने घोड़े पे एक दूल्हे की आकृति बना के और अपने घर की जो बाहर की तरफ जो एक वॉल है, दीवार है, उस पर एक चित्र बनाया। वहां से एक राहगीर गुजर रहा, उसने उस चित्र को देखा। उस चित्र को देखने के बाद में उसने ये सोचा कि यहाँ पर इस घर में किसी लड़के की शादी है, इस कारण ये चित्र बनाया हुआ। जो कि उस चित्र के नीचे ये नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर एक लड़के की शादी है या मेरे घर में मेरे भाई की या मेरे बेटे की शादी है। ओनली एक चित्र बनाया है। उस चित्र में ये भाव डाला गया है कि यहाँ पर लड़के की शादी है। उस भाव को उस चित्र के माध्यम से एक राहगीर ने चलते हुए पढ़ लिया, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, ओनली एक चित्र है। उस चित्र के माध्यम से उस भाव को पढ़ लिया, उस भाव लिपि को पढ़ लिया जो अपने उस भाव को देना चाहता है। ये हो गया हमारे चित्रलिपि का एक उदाहरण। किसी के घर में अगर लड़की की शादी है तो एक डोली की आकृति बना के उसमें एक दुल्हन बिठा के और बाहर अ, चित्र बना दिया। जाने वाले ने देख लिया कि यहाँ पर लड़की की शादी। ये हमारे पूर्व में इतिहास में आर्कोलॉजिकल मोमेंट्स में हम देखते हैं। जब हम पुराने घरों में जाते हैं, पुराने गांवों में जाते हैं, तो हम ये चीजें देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे थे पहले के लोग। आज सिंपल है, आज हमारे पास में शब्द है, हम आज कार्ड भेज देते हैं, हम आज मकान के आगे लिख देते हैं। और आजकल तो शादी वाला घर इस प्रकार के आज कुछ वो भी आ रहे हैं, अ, हल्दी मेहंदी ऐसा लिखा हुआ शादी वाला घर। ये आज हमारे पास में शब्द है। जब जब हमारे पास में स्वर का ज्ञान नहीं था, व्यंजन का ज्ञान नहीं था, तब हमने क्या किया, तब हमने चित्रलिपि का सहारा लिया और चित्रलिपि के माध्यम से हमने भाव लिपि को समझा। किसी के घर पे अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसको उसने क्या दर्शाया, एक आंख का चित्र बनाया और उसके नीचे 3 डॉट लगा दिए। उससे ये समझ में आता था कि इस घर में, यहाँ इस घर में कोई किसी की मृत्यु हुई है। गांव में बहुत सारे घर हैं। अपने घर में जो भी आपका फंक्शन है या जो भी आपके घर में मोमेंट है आपका, कि आप क्या करना चाहते हैं, उसको दर्शाने के लिए आपने जो चित्र बनाया है कि आप अपने घर पे जो मेहमान बुलाना चाहते हैं या निकलते हुए राहगीर को जो मैसेज देना चाहते हैं कि यही वो घर है जिसमें आप आए हैं। एक राहगीर निकल रहा है, पूरे गांव में 50 घर हैं, पर उसको कहीं भी कोई शादी वाला माहौल नहीं दिख रहा। पर एक जगह उसने देखा, अरे यहाँ पर एक दूल्हे की आकृति का कुछ बना हुआ है, तो यही होगा वो घर जहां मैं आया। ये चित्रलिपि होगी। भावलिपि, उस चित्र को पढ़ लिया, वह भाव। इसका और अपन उदाहरण चलते हैं, मॉडर्न उदाहरण की तरफ आते हैं। आप सभी व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। उसमें एक इमोजी करके एक कुछ आता है, आजकल वो बहुत चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है और वो आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता है तो वो क्या करेगा, उस इमोजी को भेज देगा।
वो दुखी है, तो उसमें एक इमोजी है जिसमें वो बिल्कुल आंख बंद है या आंसू निकल रहे हैं। उस इमोजी को देखते ही आप हैंड टू हैंड उसको कॉल या मैसेज करेंगे, क्या बात हो गई भाई, क्यों दुखी है। उसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं दुखी हूं। ओनली उसने एक इमोजी, एक चित्र भेजा। चित्र के अंदर ये भाव था कि आप दुखी हैं। उस भाव को आपने पढ़ के और मैसेज टाइप करके भेज दिया। हम रोड पे चलते हैं, हम रेड लाइट को देखते हैं, ग्रीन लाइट को देखते हैं, ऑरेंज लाइट को देखते हैं। आजकल 2025 के बाद में उन रेड लाइट, ऑरेंज लाइट और ग्रीन लाइट पे कुछ लिखा हुआ आने लग गया। और बेसिकली रेड लाइट पे लिखा हुआ आता है स्टॉप, बाकी अन्य पे तो नहीं आता। बहुत पहले की बात बता रहा हूं, जब ये लाइटें लगी थी, हमारी रोड लाइट, जो हमारे सिग्नल लाइट है, तो हमारे को एक बार बताया गया था कि रेड का मतलब होता है रुकना, लाल कलर का। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क परिवहन का नियम है, लाल पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, ऑरेंज पे गो बट स्लो, धीरे चलिए और ध्यान से चलिए। अब जब हम किसी भी शहर में जाते हैं और हम वहां व्हीकल चलाते हैं, रेड लाइट को देखते हैं हम समझ जाते हैं कि रुकना है, ग्रीन को देखते हैं हम समझते हैं निकलना है, ऑरेंज को देखते हैं हम समझ जाते हैं कि हम दोनों तरफ देख के, चारों तरफ देख के फिर आराम से निकलेंगे। गो बटन स्लो, निकलो पर ध्यानपूर्वक चारों तरफ देख के फिर निकलो। ये हमारे उस रंग के माध्यम से परिवहन ये कहना चाह रहा है कि आप रुको, और उस रंग के भाव को हम समझ लिए और रुको। हम किसी जंगल के साइड में निकल रहे हैं, हमने वहां पर एक हाथी का चित्र बना हुआ देखा। वहां पर लिखा हुआ नहीं था कि यहाँ पर हाथी, ओनली एक हाथी का बोर्ड लगा हुआ है। ऑटोमेटिक हम समझ गए कि यहाँ पर जंगली जानवर है या हाथी इत्यादि ज्यादा, शेर ज्यादा। एक चित्र को समझना, उस चित्र के माध्यम से क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, उस भाव को समझना, भाव। अब हम आते हैं ध्वनि लिपि की तरफ। अब ध्वनि लिपि का भी हम उदाहरण देखते हैं। राजा ने अलग अलग प्रकार की एक ध्वनि निर्धारित कर रखी। किसी राज्य में राजा ने अलग अलग प्रकार की एक ध्वनि का एक माध्यम दे रखा था कि बहुत लॉन्ग टाइम तक एक साउंड होता रहेगा, तो इसका मतलब ये समझना कि देश पे, राज्य पे खतरा है। राजा राजा को अगर कोई सूचना बुला ली थी तो वो एक ड्रम को बजाया करता था। तो सभी ग्रामवासी उस ड्रम की आवाज सुन के एकत्रित हो जाते, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष की आवाज, तो जब माइक का साउंड नहीं था हमारे पास में, माइक नहीं था, स्पीकर नहीं थे, तब क्या था, एक व्यक्ति जो बोलेगा उसका उच्चारण कहाँ तक जाएगा, आधा किलोमीटर सुन लोगे, वो भी बहुत चिल्ला के बोलेगा। तो उसने क्या किया, म्यूजिक का सहारा लिया। उसने बहुत जोर जोर से ड्रम प्रेस किया। उस ड्रम की आवाज सुन के या ढोल की, नगाड़ों की आवाज सुन के ऑटोमेटिक हमारे को ये सुनाई देता था, दूर जहां तक जा रही है, कि राजा कुछ सूचना दे रहा है, हमारे को वहां एकत्रित होना है। रात को जब घोड़ा के ऊपर सैनिक बैठ के निकलते थे, तो उससे ये लगता था कि हाँ, सैनिकों ने पहरा दिया है, घोड़े की उस आवाज से। राजा के द्वारा जब कोई युद्ध की सूचना दी जाती है, तो उसका उसने एक साउंड निर्धारित कर रखा था। वही हमने अभी कुछ रिसेंटली, कुछ महीनों पहले ही हमने ये देखा गया। मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल करके एक हमारे लाइफ में एक शब्द आया। जब कश्मीर का वो अटैक हुआ, आतंकी अटैक, तब हमने ये देखा गया कि हमारे वहां युद्ध हो गया। तो हमारे को सबको कि हम अपने आप को सेफ कैसा करना है, तो एक मॉक ड्रिल का एक साउंड दिया गया हमारे को कि अगर ये साउंड बजे, ये साउंड अगर आपको सुनाई दे, तो आप समझ जाना कि आपके आसपास कुछ ना कुछ युद्ध का मोमेंट हुआ है, वॉर मोमेंट हुआ है, आप अपने आप को सेव करें। एक ध्वनि के माध्यम से
आपको समझाया जा रहा है, बोल के नहीं समझाया जा रहा। एम्बुलेंस की आवाज आपके ध्वनि लिपि का उदाहरण है। एम्बुलेंस की आवाज सुनते ही आप ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी को लेफ्ट की तरफ दबा लेते हैं कि राइट से एम्बुलेंस को निकाल दो, उस ध्वनि को सुनते ही। आपके मनोमस्तिष्क में ध्वनि लिपि का, फायर ब्रिगेड का साउंड स्थापित किया हो कि वो फायर ब्रिगेड की आवाज ये है, एम्बुलेंस की आवाज ये ध्वनि लिपि को आपने पढ़ा। और हम ध्वनि लिपि के और उदाहरण देखते हैं। ध्वनि लिपि का मतलब है ध्वनि के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करना, ध्वनि की माध्यम से अपनी बात को समझाना, बोल के नहीं। बोल के नहीं, बोल के तो आपको यहां तक का एक क्राइटेरिया कि आपकी आवाज पहुंचेगी। आपके पास में जो अन्य जो आवाज है उनको भी आप आज दैनिक जीवन में रोज सुनते हैं। आपके सामने 10 फोन रखे हुए हैं, आपने अपना कॉलर ट्यून रिंगटोन सेट कर, सेम 10 फोन रख दीजिए। आप अपने फोन की ध्वनि को सुनते ही बोल देंगे कि मेरा फोन ये है, क्योंकि फोन ने ये नहीं कहा कि ये तो तेरा फोन हूं मैं। ओनली एक साउंड, साउंड के माध्यम से उसको समझ। 10 फोन रखे हुए हैं, कमरा बंद है, 10 फोन बजते जा रहे हैं, एक बजाया, दो, तीन, चार। जैसे आपका फोन बजेगा आप बोलेंगे ये तो मेरा फोन है। उस ध्वनि को सुनते ही, ध्वनि के माध्यम से आप समझ कि भाव क्या। और बहुत सारे उदाहरण हैं कि पहले घर के बाहर किसी की शादी है, ढोल नगाड़े इत्यादि वाले बिठाए जाते थे। क्यों? कि आने वाला उस साउंड से आ सके यहाँ तक, इस घर तक। ढोल नगाड़े वाले, और वो आज भी बैठाते हैं और आज भी करते हैं। काफी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी है कि किसी के अगर कोई बेबी हुआ है, लड़का हुआ है, तो कांसी का बर्तन वो बजाते हैं। उसका दो कारण है। एक तो नेगेटिविटी को हटाना, हमारे यहाँ कांसी से, शंख से, इनकी ध्वनि से नेगेटिविटी हटती है। एक तो ये मानना है। दूसरा मैसेज ये था कि इस घर में बाल बच्चा हुआ है, नया शिशु का जन्म हुआ है। अब कोई बोल के कितना पहुंचा सकेगा ये बात। तो उसने ये बजा दिया, तो ये बजा तो सबको समझ में आ गया कि इस घर में अब 10 दिन का सोच हो गया, कावड़ हो गया कि इस 10 दिन यहाँ इस घर के द्वारा पूजा पाठ इत्यादि नहीं होगा। ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हाँ, यहाँ इस घर में अब शिशु का जन्म हुआ है। अब रात को एक एक घर में तो जाके कह नहीं सकता, या दिन में भी नहीं कह सकता, तो उसने एक साउंड प्रेस कर दिया। उस साउंड को समझते ही वो समझ गए कि कांसी का बर्तन बजा, तो उन्होंने ये सोच लिया कि ये हुआ है। हर चीज का एक ध्वनि निर्धारित, वो ध्वनि एक लिपि है। उसके बाद में आया है, अब आप बात करते हैं जिसके लिए हमारा मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि। 75 ईयर्स ओल्ड, जो भी पुराना हस्तलिखित लिखा हुआ है उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। शब्द हमारे पास में बहुत बाद में, उससे पहले हमारे पास में ध्वनि आई, चित्र आया, भाव आया। उसके बाद में आया हमारे पास में स्वर और व्यंजन। आप असमिया जानते हैं, आप ब्राह्मी जानते हैं, आप खरोष्टी जानते हैं, आप नेवारी जानते हैं, आप नंदी नागरी जानते हैं, आप मोड़ी जानते हैं, आप तेलुगु जानते हैं, आप मलयालम जानते हैं, आप तिगलारी जानते हैं, आप मैथिली जानते हैं, आप गुरुमुखी जानते हैं। आप बहुत सारी लिपियां जानते हैं, पर इनका जो मूल जो लिपि है, कि ये लिपि सर्वप्रथम कौन सी लिपि से निकली हुई है, सारी शारदा है। तो अब अभी तक हम, जैसे संख लिपि है,
अब संख लिपि बेसिकली ब्राह्मी से बहुत पुरानी है, पर उसके स्वर और व्यंजन हमारे पास में पूर्ण रूप से नहीं है। उसको स्वर और व्यंजन, अब स्वर और व्यंजन जिसके पूर्ण रूप से है, उस लिपि को हमने पूर्ण मान लिया, जैसे ब्राह्मी लिपि है। अब ब्राह्मी लिपि से अन्य लिपि निकली है, जिसमें शारदा है, नंदी नागरी है, प्राचीन नागरी है। बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं जो ब्राह्मी से निकली है। अब ब्राह्मी पे भी अपन अगर चर्चा करें, तो ब्राह्मी के हमारे पास में अशोक का शिलालेख है, गिरनार के शिलालेख हैं, हमारे पास में कीर्ति स्तंभ है, हमारे पास में स्वर्ण पत्र है, रजत पत्र है, जिन पे ब्राह्मी लिखी हुई है। अब उसमें ब्राह्मी लिपि को भी एक समय ऐसा आ गया था जिसको पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं थे। तो प्रिंसेप 1835 में भारत आए। देखो, यह भी हमारे लिए एक सोचने का विषय है। लिखा हुआ भारत में है, लिखने वाला भारत का है, पढ़ने वाला भारत का है। क्यों लिखा गया, उसका उद्देश्य देने वाला भारत का है। पर हमारी ज्ञान परंपरा इस प्रकार डगमगा गई कि हम उस ब्राह्मी लिपि को भूल गए। 1835 में सर प्रिंसेप हमारे यहाँ आते हैं। उन्होंने अशोक के शिलालेखों को देखा, उन पे रिसर्च किया। 1938 सॉरी 1835 में वो आए। 1838 में, एक मिनट मैम, आप, हेलो, यस मैम। तो हमारे पास में सर प्रिंसेप आए, और उन्होंने 1835 से 1838 तक हमारी ब्राह्मी लिपि को अच्छे से स्वर और व्यंजन उन्होंने अशोक के शिलालेख, गिरनार के शिलालेखों से निकाल लिया, और हमारे को ब्राह्मी के स्वर और व्यंजन दे दिए। हमारे इतिहासकारों ने, हमारे लेखकों ने सर प्रिंसेप को जनक कह दिया ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के जनक कैसे हो सकते हैं? जनक किसे कहा जाता है? जन्मदाता को जनक कहा जाता है। आप उनको ये कह सकते हैं कि इन्होंने पुनर्जीवित किया, उनको आप जनक नहीं कह सकते, क्योंकि जनक तो वो थे जिन्होंने लिखा और इन्होंने उस चीज को देख के पढ़ने की कोशिश की। इन्होंने पुनर्जीवित किया। हम इस चीज को कहते हैं कि अकबर के दरबार में आ, अकबर ने फिरोजा कोटला से स्तंभ मंगाए, और अपने उसमें नवरत्नों में रखे, और उनको पढ़ने पढ़ाने के लिए कहा। तो वहां पर उन्होंने कह दिया कि हमारे को ये पढ़ने में नहीं आता। अकबर कालीन अ, हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब हम लिपि की हिस्ट्री देखते हैं तो। अब मूल विषय ये है कि ब्राह्मी तो बाद में आई, उससे पहले तो हमारे पास में अन्य बहुत सारी लिपियां थी। जैसे शंख है, अब शंख लिपि है, अब उसके स्वर और व्यंजन हमारे पास में नहीं है। उससे पहले हमारे भाव, चित्र और ध्वनि था, उसके माध्यम से भी हम काम चला रहे थे। उसके बाद में हमारे पास में कुछ आकृति हमने बना बना के रख ली, कि एरो बनाया कि इधर जाना है। आदि मानव था, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, किसी ने, अगर हम हमारे दादाजी से ये बात पूछे कि दादाजी आपने कभी ये सोचा था कि आप तो हैं जोरात में और हम हैं जयपुर में, क्या अपन एक दूसरे से बात कर सकते हैं कि आप मेरी आवाज सुन लो और आपकी मैं सुन लूं? बोले इम्पॉसिबल, कभी ऐसा नहीं हो सकता। बोले नहीं दादाजी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, मैं भी आपकी, कभी ऐसा होगा। और वो आज हो गया मोबाइल के माध्यम से। जैसे जैसे विकास हुआ, तो हर चीज का विकास हुआ।
तो हमारे पास में स्वर भी आए, व्यंजन भी आए। अब शास्त्रोक्त बात करें तो माहेश्वरी सूत्र जो है हमारे पाणिनिकृत, तो आई ओन रील रिक ए ओंग आई ओ छह व्रत लण यम गण नम झबय घड़दस जब घड़दस खप चट चटताओ कपय सर हल। 14 माहेश्वरी सूत्र डमरू से निकले। ननाद ढक्काम नव पंच बारम, 14 बार उन्होंने डमरू बजाया और हमारे पास में ये स्वर और व्यंजन निकले। पाणिनि जी ने इनको व्याकरणबद्ध किया, तब हमारे कुछ ग्रंथ बन पाए संस्कृत के। क्योंकि व्याकरण विहीन तो कुछ भी नहीं लिख सकता। तो लिपि जो है उसका उद्भव अगर हम बात करें तो मूल रूप से वो चित्र से उद्भव है उसका, फिर भाव से उद्भव है, फिर ध्वनि से उद्भव है, उसके बाद में वो हमारे पास में अक्षर के रूप में आया। पहले राजाओं को अपना एक संदेश भेजना होता था, मैत्री संदेश, कि कोई दूसरा नहीं पढ़ सके अगर कुछ लिखा हुआ है, या उनके पास में जब नहीं था। जयपुर का सिटी पैलेस अगर आप कभी देखेंगे या अन्य कोई भी म्यूजियम्स इत्यादि देखेंगे आप, तो वहां पर दो ध्वज रखे हुए हैं, दो ध्वज के कलर रखे हुए हैं। एक वाइट है और दूसरा रेड है। रेड जो बेसिकली जो कलर है वो गुवाहाटी का है, और जो वाइट है वो सपोज जयपुर का है। अब गुवाहाटी से मैसेज पहुंचा है कि क्या आप हमारे से संधि करना चाहते हैं, आप हमारे से मित्रता करना चाहते हैं। तो उसने वहां पर उसको गांठ लगा के और दोनों ध्वज को भेज दिया गुवाहाटी से। जयपुर को संधि करनी थी तो उसने एक और गांठ लगा के उसको भेज दिया कि संधि है। अगर जयपुर को संधि नहीं करनी थी तो उसको खोल के भेज दिया। कहीं भी कोई लिखा हुआ नहीं है, ओनली दो ध्वज के कलर से एक रस्सी भेजी गई थी, उसको भाव को व्यक्त किया। इधर का सेनापति गया हुआ है, उधर का सेनापति गया हुआ है, इधर का दूत उधर का दूत पे इतना विश्वास होता था। आपने कथाओं में सुना होगा कि नहीं, वो सपोज आधे रास्ते जाके उसने एक गांठ और लगा दी, नहीं, दूत का कार्य यही था कि जैसा यहाँ हुआ है वहां पर वैसा हुआ। यह भी एक लिपि का उदाहरण हो गया कि भाव को उन्होंने समझ लिया। अब ठीक है, हम चर्चा करते हैं कि क्या हम लिपि पढ़ के रोजगार के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जी, वैसे हम जुड़ सकते हैं। एमआरसी एंड एमसीसी नोट कीजिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर। एमआरसी का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर। पांडुलिपि शोध संस्थान। एमसीसी का मतलब होता है मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर। पांडुलिपि संरक्षण केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जिसमें वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ। ज्ञान भारतम, जिसका पहले नाम था पांडुलिपि मिशन। इनके द्वारा बहुत से एमआरसी और एमसीसी बनाए हुए हैं, जहां पर पांडुलिपियां रखी हुई हैं। और ये बनती कहाँ है? हमारे साथ में हमारी जो प्यारी लाइब्रेरी जुड़ी हुई है, उसमें अगर मैन्युस्क्रिप्ट है तो वहां पर एमआरसी सेंटर खुलता है। उसमें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं, उन मैन्युस्क्रिप्ट पे रिसर्च करना और एक कैटलॉग तैयार करना, ये तो काम होता है एमआरसी का। एमसीसी का जो कार्य होता है, पांडुलिपि फटी हुई है, जीर्ण शीर्ण है, उसको कंजर्वेशन करके उसको अच्छे से वापस रखना। क्योंकि अगर वो समय पे उसका संरक्षण नहीं हुआ तो वो खराब हो जाएगी, आगे जाके नष्ट हो जाएगी, क्योंकि पेपर है। और पेपर क्या कहता है? तेलाद रक्षेत, जलाद रक्षेत, रक्षेत शिथिल बंधनात्, मूर्ख हस्तो न दातव्य, ग्रंथम इति कथ्यते, पुस्तकम इति कथ्यते। तेलाद रक्षेत, चिकने पदार्थ से मेरी रक्षा करो। ऑयल हो गया, घी हो गया, जो भी चिकना है, आप पेपर पे चिकना पदार्थ डाल दो, वो स्याही को खत्म कर देगा और पेपर का एक रूप बदल देगा। जलाद रक्षित, जिसमें आर्द्रता हो, जिसमें थोड़ा सा नमी हो,
वहां से मेरी रक्षा करूं। पेपर ये कहता है, आपका मैन्युस्क्रिप्ट पेपर ये कहता है रक्षात शिथिल बंधना। उसकी बाइंडिंग करा अगर आपने लूज कर दी तो वो खुल जाएगा, बिखर जाएगा, फट जाएगा, इधर उधर उड़ जाएगा और वो आपको मिल नहीं पाएगा। बंधनात् मूर्ख हस्तों न दातव्य, जो उसका उपयोग नहीं जानता उसको मत देना। नहीं वो परचूनी की दुकान पे जाके मसाले पैक करवाएगा उस कागज में, कचौरी की दुकान पे जाके कचौरी समोसा खाएगा, क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखने वाले की मेहनत उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख है। मूर्ख का मतलब अज्ञानी। यहाँ मूर्ख का मतलब वो नहीं कि कोई पागल है, अज्ञानी, उस विषय का जानकार नहीं है, उसको मत देना। ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। अगर आज हम रोजगार का माध्यम देखें, तो अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट का कंजर्वेशन अगर आप जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं कंजर्वेशन करवाती सिखाती हैं, ये कोर्स भी होता है पर लोगों को पता नहीं, क्योंकि हम हमारे मूल को छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। कंजर्वेशन के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं, आपको ढूंढा जाएगा और आपसे काम के लिए कहा जाएगा कि आप ये काम हमारा करें। अगर आप लिपि जानते हैं, सत्येंद्र जी सर का से भी मैं बात करूंगा, मैम से भी बात करेंगे कि हम एक लिपि की भी वर्कशॉप रखें, जिसमें हम ब्राह्मी लिपि सिखाएंगे कि देवनागरी का ए किस प्रकार लिखा जाता है, तो ब्राह्मी का किस प्रकार लिखा। इसकी भी हम एक वर्कशॉप करेंगे जिससे ब्राह्मी लिपि आप सीखें, देवनागरी लिपि आप सीखें जिसमें सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है, ग्रंथम लिपि सीखेंगे कि हमारे साउथ में काफी मैन्युस्क्रिप्ट है। मोडी लिपि सीखेंगे, महाराष्ट्र में काफी मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे को मोडी लिपि की मिलती है। नंदी नागरी लिपि सीखेंगे, नांदेड़ नागपुर के आसपास में काफी नंदी नागरी की मिलती है। प्राचीन नागरी जो कि ऑल इंडिया में मिलती है हमारे को। असमिया जो कि आपके खुद के यहाँ पर बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। वो आज एक लाल बैग बन के रह गया, जो कि उसमें विरासत है, उसमें सभ्यताएं हैं, उसमें ज्ञान है, उसमें रोजगार है। अगर वो ओपन होती तो आप सभी इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के हिस्सेदार हैं। आपने अन्य 6 दिन में भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, पर अगर इनको अगर आप एक सीख के अपने आप तक रोक लेते हैं, तो आप लिपि के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसको निरंतर करना है जो सीखा। अगर आपने अक्षर ज्ञान सीखा है तो रीडिंग, अब पांडुलिपि आपके पास में एक पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट आ गई। अब उस मैन्युस्क्रिप्ट को आगे आपको चल के उसको किस प्रकार ओपन करना है, उसमें पुष्पिका कहाँ है, कि उस पांडुलिपि के बारे में जो लिखा हुआ है वो पीछे लिखा हुआ है या आगे की तरफ लिखा हुआ है। स्याही कैसे बनती थी, इसका अगर हम बात करें तो स्याही किससे बनती थी, लाख, गोंद, काले तिल, सरसों का तेल, नारियल का जला के बनाया हुआ बुरादा, इनसे हमारा शाही बनता था। और कलम जो हमारी बनती थी, पेपर की कलम की बात कर रहा हूँ, बांस के ताड़ से, इनसे हमारा कलम बनता था। फिर पेपर, पेपर बनाने के लिए जो आप देखते होंगे बांस का जो पेड़ आता है उसके अंदर से जब अपन उसको छीलते हैं ना, अंदर से बांस को, आपके साइड में बांस होते हैं ना, उसको अपन छीलते हैं तो उसमें से एक बुरादा निकलता है, पाउडर निकलता है, पाउडर फॉर्म। उससे पहले पेपर बनाया जाता है। फिर जैसे जैसे विकास हुआ कि हम क्या करें, ये पेपर थोड़ा सा स्टेबल हो, इसमें कीट नहीं लगे, कीड़े नहीं लगे, तो उन्होंने क्या किया, जैसे भांग है, भांग जो बोलते हैं, अब भांग का अगर पेपर बनाया हुआ है तो उसके कीट नहीं लगेगा।
तो उन्होंने भांग के पत्तों से भी पेपर बनाया, पर उस पे लेखन सुंदर नहीं आया। लेखन जो आएगा वो व्हाइट पे, जो आइवेरी कलर है उस पे आएगा। तो उन्होंने क्या किया, टर्मेरिक जो हल्दी है उसका उस पे पेपर पे लेप करना स्टार्ट कर दिया। तो हल्दी पे कभी भी कीड़े नहीं लगते। तो हमारे को काफी मैन्युस्क्रिप्ट जो मिलती है बिल्कुल येलो साइड में मिलती है, तो उनपे हल्दी के पेस्ट में उनको पेपर को डाल के फिर निकाला हुआ रहता है। फिर उन्होंने त्रिकुटा का निर्माण किया, कपूर, भांग का बगर, जो भांग के ऊपर जो आता है बीज टाइप सा, भांग का बगर और कपूर, इन तीनों का त्रिकुटा बना के और मैन्युस्क्रिप्ट में रखना स्टार्ट किया कि उसकी आज हम साधन संपन्न हैं। हमारे पास में बहुत सारा पेपर है, बहुत सारी शाई है, पर हम लेखन नहीं। आज हमारे पास में अच्छी लाइट्स हैं, हमारे पास में अच्छी बिल्डिंग्स हैं, हम साधन संपन्न हैं, पर हम आज लिखते नहीं है, हम आज टाइप करते हैं। और हम हमारा इतिहास बना के नहीं जा रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम कुछ छोड़ के नहीं जा रहे अगर हम आज टाइप कर रहे हैं। आज आप मैन्युस्क्रिप्ट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपके लिए कुछ लिख के छोड़ा है। आज आप लिख रहे हैं, ये एक क्लिक में आपका सब कुछ फॉर्मेट हो जाता है, एक क्लिक में आपका डाटा सारा उठ सकता है। और लिखा हुआ इसको बचाने की बहुत सी कंडीशंस रहेंगी आपके पास। अगर डिग्रियां बाई हैंड न दिए जाए, सर्टिफिकेट बाई हैंड ना दिए जाए और ऑनलाइन ही दे दिए जाए कि आपकी डिग्री ऑनलाइन रहे, तो शायद कंट्रोल में नहीं आएगी यूनिवर्सिटी और स्कूलों के। सर आज मेल से डिलीट हो गया, सर आज मेल से ऐसे हो गया, क्योंकि ये तो एक इंटरनेट सिस्टम है। तो ये है कि हमारे पूर्वजों ने, जब उनके पास लाइट नहीं, उनके साथ में मौसम परेशान करता था कि बारिश आ गई, छत नहीं थी, लिखने के लिए बैठ गए, पेपर को समेटते थे, अब बारिश के बाद ही लिखेंगे, अब गर्मी में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा धूप है, लिखा स्याही फेड हो गई। ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे को देखने को मिलती है, मैं देखता हूँ। और मैं वर्तमान में हिंदी साहित्य लाइब्रेरी का कंजर्वेशन का काम देख रहा हूँ, यहीं राजस्थान। तो वहां मैं ये देखता हूँ कि एक एक पेपर में लिखने वाले की कितनी मेहनत, जिसके पास शाही नहीं है, डिप करेगा, लिखेगा, डिप करेगा, फिर लिखेगा। आज हमारे पास में ऐसे पेन है जिसपे तो किलोमीटर लिखे हुए आ गए, पेनों पे भी किलोमीटर लिखे हुए हैं कि इतना किलोमीटर चलेगा ये पेन। तो हम फिर भी आज पेपर से दूर। तो आप सभी प्रशिक्षणार्थियों से मेरा यही कहना है, पेपर से दूर मत रहो। अपने आप का लेखन एक पेज जरूर लिखा करो। जब आप इतिहास छोड़ के जाएंगे, नहीं आप क्या इतिहास रहेगा? आज क्या बता पाएंगे कि हम यहाँ तक इस लिपि को जानते हैं? आज ब्राह्मी भी मैं पढ़ाता हूँ, नेवारी भी पढ़ाता हूँ, नंदी नागरी भी पढ़ाई है। आपके आसाम में अब तक कम से कम 8 से 12 वर्कशॉप हर कॉलेज से मेरी हो चुकी है, जिसमें बहुत लिपियां लोगों ने सीखी हैं। वो लिपि लेखन कर रहे हैं। उससे क्या है कि अगर कोई 50 साल बाद में देखेगा तो वो ये बोलेगा कि आसाम में इस वक्त तक ये लिपि लिखी जा रही है। ये आपके हाथ में है कि अपने देश के लिए और अपने ज्ञान को, रोजगार का मैंने बता दिया कि क्यों सीखे। आज का यूथ यही है और आज की शिक्षा भी यही है कि इससे फायदा क्या। फायदा मैंने आपको दे दिया। पुनः लेखन प्रोजेक्ट, आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट निकल जाए जिसका लेखन बड़ा सुंदर है और वो लिपि जानता है, ज्ञान भारतम में बहुत डिमांड है। आप ऐसे विषय से जुड़े हुए हैं कि वो बहुत रेयर है। इस रेयर विषय से अगर आप जुड़ के, आप भी बहुत रेयर हो जाएंगे। और आज रेयर चीज की बहुत वैल्यू है, कॉमन चीज की वैल्यू नहीं है, रेयर चीज की बहुत वैल्यू। और इसके बहुत सारे उदाहरण जो आपको, जब इस क्षेत्र में आप करेंगे चर्चा, तो
और हम बहुत जल्दी मिलेंगे भी, एक वर्कशॉप के माध्यम से भी मिलेंगे, जिसमें हम ब्राह्मी या कोई भी शारदा इत्यादि लिपि भी सीखेंगे। और मेरा यही कहना है, लिपि का उद्भव और विकास, उद्भव तो मैंने बता दिया, विकास आपके हाथ। इसको अब सर प्रिंसेप ने तो जीवित किया था ब्राह्मी को, आप पूरे मैन्युस्क्रिप्ट जगत को ही पुनर्जीवित कीजिए, और आपकी जरूरत है। हर कॉलेज में कहीं भी अगर कुछ होता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी वर्कशॉप, ऐसी कार्यशाला, ऐसी कक्षा के हिस्से बने हुए हैं। बाकी तो बहुत कुछ चल रहा है, पर आप ऐसी गुड चीज से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए एक गॉड गिफ्ट। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है, आज का जो सेशन है, इसको यहीं विराम देते हैं। फिर कभी नए मिलेंगे, नए सिरे से अपन मिलेंगे, एक लिपि की कार्यशाला जिसमें कोई ब्राह्मणी इत्यादि। तो मैम आप जुड़े हुए हैं साथ में, या दास सर? यस सर। ओके, तो फिर आज की कक्षा को यहीं विराम दिया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। হেল্ল', মোক শুনি আছে চাগে সকলোৱে? আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট সকল, আপোনালোকক ইমান সময়ে ৰখাইছো, আৰু মিষ্টাৰ আনন্দ শৰ্মা, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট, ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ আৰ্টছ, নিউ দিল্লী। ছাৰ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। খুব সুন্দৰকৈ আপুনি ব্ৰাহ্মী লিপিৰ পৰা সাম্প্ৰতিক সময়লৈকে বা চিত্ৰৰ পৰা আখৰৰ যি পূৰ্ণ জয়যাত্ৰা তাক উপস্থাপন কৰিলে, আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰাদেশিক লিপিৰ উল্লেখনেৰে আপুনি আমাক যিখিনি পৰিচয় কৰালে সঁচাই উৎসাহজনক। আৰু এই সাঁচিপাতত যি গৌৰৱ সমৃদ্ধ সেয়া হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া আমি এই অধ্যয়ন চৰ্চাৰ মাজেৰে সদায় আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। তো এইখিনিতে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ, আপুনি ইমান সময় আমাক দিলে। ধন্যবাদ ছাৰ। स्वागतम, स्वागत। আৰু মই আমাৰ চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগ আৰু সহযোগী হিচাপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ IQAC আৰু চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় গ্ৰন্থাগাৰৰ উদ্যোগত এই সপ্তাহজোৰা যি সাঁচিপাত পুথি অধ্যয়নৰ কৰ্মশালাখনি হ'ল, তাৰ আজি 6ষ্ঠ দিন। আৰু এই অনুষ্ঠানটো সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে খুব উৎসাহজনক। আমি বিভিন্ন দিশৰ পৰা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বহুতো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে। মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিখিনি যিসকল ৰিচাৰ্চ ব্যক্তি, ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন আমাৰ লগত জড়িত হৈছে, তেওঁলোককো মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই সপ্তাহজোৰা যি ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্মশালা, নিশ্চয় আপোনালোকৰ উৎসাহ সঁহাৰিয়ে আমাক আকৌ উৎসাহ যোগাই থাকিব। এনেদৰে আমি বিভিন্ন কৰ্মশালা এনেকে লৈ যাম, আৰু আমাৰ সংৰক্ষণটো তেনেকৈয়ে হ'ব। আৰু এইখিনিতে আমাৰ এই কৰ্মশালাখনি মানে পালন কৰাৰ বা আয়োজন কৰাৰ এটা আমি দিশ বা পজিটিভ চাইন এটা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীত, কৰ্মশালাখনিত মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। এই সাঁচিপাত পুথি অধ্যয়নৰ কৰ্মশালাখনিৰ বিষয়ে মই অলপ আমাৰ ইমান দিনৰ যি লিপি অধ্যয়নৰ বা সাঁচিপাত অধ্যয়নৰ চৰ্চা, সেই সম্পৰ্কে মই ছাৰক অলপ আমাৰ কৰ্মশালাখনিৰ অন্তিম আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ ফালে ছাৰক এষাৰ ক'বলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।
কৰ্মশালাত যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আছে মই আটাইকে যদি কিবা খুদুৱনি বা কিবা প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে জনাব পাৰে। অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আপোনালোকৰ যদি কিবা খুদুৱনি আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। মই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাই দিওঁ আমাৰ এই 7 দিনীয়া সপ্তাহজোৰা কৰ্মশালাখনিৰ আমি ইমান দিনে যি শিকিলো আমাৰ এটা সৰু এছেছমেণ্ট এটা হ'ব আৰু এই এছেছমেণ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক লিংকটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰা হ'ব। আপোনালোকে অহাকালি আমাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট টাইম নাই, অহাকালি দিনটোত আপোনালোকৰ কাৰণে খোলা থাকিব। সেই এছেছমেণ্টটো আপোনালোকে অনলাইন যোগে ছাবমিট কৰিলে হ'ব। ধন্যবাদ। আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ পিছতে আমাৰ আচলতে সামৰণি অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাম। তাৰ আগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা ছাৰে এষাৰ ক'ব। Hello, am I audible? Yes, sir. Good morning, everyone. Respected chairperson of today's meeting, respected respected Dr. Nirmali Chakraborty, coordinator of this 7 days national
respected HOD, Department of Assamese, Dr. Mukul Kumar Sohriadev, No, sir, net problem. মহাবিদ্যালয় ছাৰক মই মোৰ পৰা ক'বলৈ আহ্বান জনাইছো। Am I audible? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now you are. Yes. Actually, some technical problem. There should be some problem. Okay. So, good afternoon, everyone. So the respected chairperson of this respected coordinator, Dr. Nirmali Chakraborty, respected HOD, Assam Department, Dr. Mukul Kumar Sakia, IQSC coordinator, Dr. Dipal Sakia, and our respected participants, faculty members, scholars from different universities and colleges of Assam as well as other states of India. So it gives me immense pleasure
and satisfaction to stand before before you you today today, in the benefit section of this of 7-day this national 7-day workshop workshop on reading, on manuscript reading, organized organized by the Central Library of Sipasar College in collaboration with the Assamese Department of Accuracy, Sipasar College, and in association with the Guwahati University. So over the past 7 days, this workshop has been an intellectual enriching journey for all of us. So all of we know that the manuscripts are not merely old documents written in language. So they are the living testimonies of our civilizational intellectual tradition and the cultural heritage. Thus, through the manuscripts, we are able to hear the voices of the past and understand the knowledge system developed by our ancestors. In these 7 days, we are going through many manuscripts of different parts of Assam that have been collected by our research scholars and research uh, that have been particularly collected by the Guwahati University and shown on text by uh, Dhanjit Talukdar Dev. So from those manuscript, we come to know uh, about the importance of manuscript that's scattered in different parts of the state. So all of you know that, like India, Assam is also the treasure house of the manuscript. Hundreds of manuscripts are scattered in different areas. Unfortunately, due to the lack of awareness, proper training, and preservation technique, many of these treasures are gradually disappearing, as shown by our research person. Therefore, this type of works help us and our students to bring awareness about the preservation, reading, and the interpretation of those manuscripts. So during this workshop, the participants were introduced to various aspects of the manuscript studies, like the history manuscript and some religious manuscript, some mantra manuscripts we were able to see here. And our research person helped us in reading many of those, and they also help us to decipher some manuscripts and the technique how to read this one. So it also help us to the cataloging and digitalizing the systems. So this 7 days workshop is very much important and useful for us, that our students able to learn how to read those ancient manuscripts and to bring awareness among them. And I do believe that this effort will help the students to go further for the preservation and reading of manuscript. So I sincerely believe that the knowledge gained here will not be remain confined within the walls of this workshop. Rather, it will inspire the participants to engage in further research and exploring of manuscript heritage of Assam. So in a region like us, where many ancient texts are still waiting to be discovered and studied, such trained scholars
can play a crucial role in documenting and preserving this invaluable source of history and culture. On behalf of Sipasar College, I would like to express my heartfelt gratitude to Central Library of Sipasar College, Assamese Department, IQSC, and particularly the Guwahati University for collaborating us in organizing this important academic event. I also extend my sincere thanks to the distinguished research persons who had attended the workshop through offline and online. Particularly, I can mention some names. First of all, the Dhanjit Talukdar, manuscript expert from Guwahati University, Ramchandra Deka, Vice Principal, Gulf Model Omen College, Mr. Sunil Goswami, retired Deputy Director, Assam State Museum, Dr. Buddhadev Bhattacharya, Associate Professor, Navo Nalanda Mahavihara University, Nalanda, Anand Sharmaji, Project Assistant, Indira Gandhi National Center for the Arts. My special appreciation goes to the organizing committee, the Central Library staff, the faculty members of Sipasar College, particularly Dr. Nirmali Chakraborty, Dr. Noyan Das, Dr. Barnali Borua, Dr. Mukul Chandra Sohriya, Dr. Impositi Saikia for making the event successful. I would also like to congratulate all the participants. Your enthusiasm, curiosity, and active participation have truly made this workshop meaningful and vibrant. I hope that this experience will motivate you to pursue manuscript studies more deeply and contribute to the preservation of our intellectual heritage. As we conclude this workshop today, let us remember that preserving manuscript is not merely an academic exercise. It is a responsibility towards safeguarding our collective cultural memory for future generations. So I appeal all the participants of this 7-day national workshop to adopt the motto to pursue the study of manuscript as well as the preserving the manuscript that has been scattered in different parts of our state. Through this manuscript only we can discover some amazing fact of our history. With this word, I once again thank everyone who contributed to the success of this program. I wish all the participants a bright academic future and hope that Sipasar College will continue to organize us meaningful academic initiatives in the year to come. Thank you to all. ধন্যবাদ স্যার। 7 দিনীয়া কৰ্মশালাত উপস্থিত আমাৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
আৰু বিদ্যায়তনিক দিশত ইয়াত এই কৰ্মশালাত জড়িত আগ্ৰহী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। আমাৰ এই 7 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ আজি অন্তিম 6ষ্ঠ দিন আৰু আমাৰ এতিয়া আমি সামৰণিৰ ফালে আগবাঢ়িছো আৰু সামৰণি অনুষ্ঠান চলাই নিবলৈ শলাগৰ অনুষ্ঠানটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে মই মহাবিদ্যালয়ৰ IQAC-ৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়াক আহ্বান জনালো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ Dr. Bornali Barua, Madam. Good afternoon to all, respected principal sir, and all the esteemed participants present here. So on the very পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাক এই সুবিধাখন দিয়াৰ বাবে, এই 7 দিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ আমাক তেওঁ যি সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে আমাক আগবাঢ়িব দিলে তাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এইটো ৱৰ্কশ্বপ আমাৰ নেশ্যনেল মিছন ফৰ মেনুস্ক্ৰিপ্টৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত যোনটো প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ আণ্ডাৰত HCI প্ৰমোটিং এটা প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আমি পাতিবলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু IQAC আৰু চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীয়ে মিলি পেলাই এই প্ৰগ্ৰেমটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীৰ গ্ৰন্থাগাৰিক ডক্টৰ নিৰ্মালী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউৰ লগতে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰীৰ সমূহ কৰ্মচাৰী আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সকলোখিনিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা বাইদেউ। তেওঁ আমাক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে যি দিহা পৰামৰ্শ দি পেলাই আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰিলে, তাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এই নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈছে নেকি সম্ভৱ কথাবিলাক। আজি বৰষুণৰ বতৰ সেইকাৰণে অলপ ইউজ কৰি আছে, গতিকে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলোঁ এইকাৰণে। আছেনে এতিয়া? মিউট হৈ আছে চাগে, মিউট হৈ আছে নেকি ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি? হোৱা নাই। I think you are mute. হেড হয় আৰু লগতে তেওঁ এইটোতে কোৱা। এতিয়া আহিছে নে? আমাৰ গতিকে তাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলোঁ। আমাৰ এতিয়া আহিছে? কাটা আছে দেখোন। আহিছে? অ'কে। আমাৰ আনজন ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন মিষ্টাৰ ধনজিৎ তালুকদাৰ, তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেনুস্ক্ৰিপ্ট এক্সপাৰ্ট আৰু মেনুস্ক্ৰিপ্ট এক্সপাৰ্ট আছিলে। তেওঁ যি আমাক 3 দিনীয়া ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন 3 দিনীয়া আমাৰ এই
ৱৰ্কশ্বপত ৰিচোৰ্চ আমাৰ এই চেগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আনন্দ শৰ্মা প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ আৰ্টছ, তেওঁক আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ। আমাৰ পূৰ্বৰ সদশেষত এই কৰ্মশালাৰ লগত জড়িত আমাৰ সমূহ পাৰ্টিচিপেণ্ট, যাৰ অবিহনে এই কৰ্মশালাটো হৈ নুঠিলে হয়, গতিকে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এইখিনিকে কৈ মোৰ ক'বলগীয়াখিনি সামৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া। এইখিনিতে মই ৱৰ্কশ্বপৰ কনভেনাৰ হিচাপে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। National Highway 27 for 2 kilometers. এটা সৰু ঘোষণা দিব বিচাৰিছো। আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাও যে আমাৰ এই 7দিনীয়া ৱৰ্কশ্বপৰ আজি সামৰণি পৰিল আৰু সামৰণিৰ লগে লগে আমি অহাকালি অনলাইন মাধ্যমত গুগল ফৰ্মৰ জৰিয়তে আমি এখন এছেচমেণ্ট ফৰ্ম এটা আমি আপোনালোকক লিংক হোৱাটছএপ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপত দিয়া লিংকত গৈ সেই কুৱেশ্যনেয়াৰখন ফিল আপ কৰি আমাক সহায় কৰিব। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ যি চাৰ্টিফিকেট বিতৰণ কৰা হ'ব, সেই চাৰ্টিফিকেটত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ছাৰৰ ছিগনেচাৰ থাকিব। সেই হেতুকে আমাৰ চাৰ্টিফিকেট বিতৰণৰ কামৰ কাৰণে আমাক হয়তো আৰু 15টা দিন সময় লাগিব আৰু 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোক সকলোৱে চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এইখিনিকে কৈ ময়ো কনভেনাৰ হিচাপে আপোনালোক সকলোকে অধ্যক্ষ মহোদয়, উপাধ্যক্ষা মহোদয়া, IQAC কোঅৰ্ডিনেটৰ, অসমীয়া বিভাগ, চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ, কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যি টেকনিকেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ নয়নমণি দাসক বিশেষভাৱে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। যিহেতু আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা অনলাইন মাধ্যমত বেছিকৈ আছে, গতিকে অনলাইন ছেকশ্যনসমূহ সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত তেখেতৰ সহায় আমি লাগিবই লাগিব। সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই অনুষ্ঠান ভাগি ইয়াতে সামৰণি বুলি ঘোষণা কৰিলো। অহাকালি আমি পুনৰ এছেচমেণ্টৰ সময়ত লগ পাম। ধন্যবাদ।